चलिए जी, क्या पूछना है बताइए, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन सर था। मैंने ग्रुप में 2 क्वेश्चन सेंड किए होंगे। हम्म। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक मिनट, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो हम्म। सर अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एक्स इंटू वाई, लार्जेस्ट वैल्यू, फाइंड द हम्म। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। हम्म। ठीक है। हम्म। सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? तो ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू, ऐसा लिखते हैं ना, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन या गिवन दिस कंडीशन, ये क्वेश्चन है। तो इसके कई सारे अप्रोच हैं। एक मेथड है, आप वन वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड होता है, वो भी है। या और भी कुछ तरीका हो सकता है। तो जैसे अगर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लो, कई सारे अप्रोच है। जैसे मैं आपको तीन तरीका बताता हूँ। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अप्रोच कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है, आपको याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? मतलब आप एक्स को क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा, सो रूट टू कॉस थीटा, वाई को रूट टू साइन थीटा। देखो ये सेटिस्फाई करेगी इसको। एक जैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़ते थे ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, जब डबल इंटीग्रेशन होता था तो आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, या लिमिट में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब लिमिट का क्वेश्चन होता है तो हम लोग पोलर फॉर्म में यस सर। कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको पुट करेंगे ये आ जाएगा। तो अगर ये हम यूज़ करें तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा, ये एफ थीटा टाइप का हो जाएगा। क्या हो गया? टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको और ठीक से लिखेंगे तो ये साइन टू थीटा हो जाएगा। मुझे बताइए साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो -1 to 1 होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, एंड मिनिमम वैल्यू -1 होगी। चेक करो जी बाकी लोग। यस सर। तो एक तो ये आंसर हाँ हो सर गया। मैक्स। सो एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो इसका आंसर है आपके पास? यस सर, वन ही है आंसर। वन ही है ना। तो ये पहला मेथड हुआ। इसका दूसरा मेथड अगर हम ट्राई करें, सेकेंड अप्रोच, तो सेकेंड अप्रोच में ये है कि वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो आप। जैसे ये सर्कल का एक क्वेश्चन है। सो अगर आप देखोगे तो ये टू है ना, सॉरी टू नहीं, रूट टू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। ये -√2 है ना। तो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको क्या करो, यहाँ से आप सिंगल पैरामीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वन पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये तो वैसा हो गया। नहीं तो एक और लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड होता है, अगर मैं उससे जाऊँ तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड आप गूगल करना या बुक में खोल के देखना। सो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है। सो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये है, तो इसमें क्या होगा सिंपली, कि इसमें एक नया फंक्शन बनाते हैं g(x,y), तो जिसको मैक्सिमाइज करना है वो प्लस लैम्बडा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, ये है। इसमें अब आप क्या करना होता है इसको, है ना, यहाँ g(x,y) लैम्बडा है, आप चाहो तीन वेरिएबल का फंक्शन बना लो। सो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड है कि जिसको मैक्सिमाइज करना वो रखना है, प्लस लैम्बडा टाइम जो कंडीशन, इसको लेफ्ट साइड में बुला लो। तो लेफ्ट साइड बुलाओगे तो राइट साइड 0 हो जाएगा, है ना। टू को अगर लेफ्ट में बुला लेंगे तो यहाँ से सर ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कह सकते हैं आप, या ऑप्टिमाइजेशन, है ना, वो सब में आता है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जो टू वेरिएबल कैलकुलस है, जैम में भी ये पढ़ाया हुआ है, गेट में भी पढ़ाया हुआ है ये, वो है टॉपिक ये। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ना, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, उसका क्वेश्चन है ये। तो ये कैलकुलस है, आप समझ लो, टू वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा ये, इससे सॉल्व करो। तो ये देख लेना ये मेथड क्या है, इसको अप्लाई करो, हो जाएगा। एक तरीका मैंने सॉल्व कर दिया, आप ये मेथड लगाओ, दूसरा ये मेथड, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर चाहिए था ना, दिस इज वन वे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जी, एक मिनट तो।
देखिए जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में तो उसको ट्राई करके देखते हैं क्या भेजा है। तो इनका 2 क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है कि so that among any set of 7 distinct integers there must exist 2 integer whose sum or difference is divisible by 10 ना, ये दिन पहले डिस्कस किया हमने कि so that among any set of 7 distinct integer, अब कोई भी 7 distinct integer ले लो, so there must exist 2 integers whose sum or difference is divisible by 1। तुम्हारे पास टोटल इंटीजर कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इंटीजर तो वैसे तो सॉरी इंटीजर तो वैसे है ना, कुछ भी हो सकता है। सो दैट अमॉन्ग एनी 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर, अच्छा कोई भी 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर लो तो होगा क्या? अच्छा मेनली हमें क्या देखना है कि उसका लास्ट प्लेस क्या होगा। तो यही हो सकता है, कोई भी आप इंटीजर चूज करोगे तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, यू चूज एनी इंटीजर तो यूनिट प्लेस क्या हो सकता है? यही हो सकता है। सो यूनिट प्लेस बोलो या यूनिट स्पेस बोलो ना, यूनिट प्लेस जो होगा उसका वंस प्लेस है ना, इकाई हिंदी में बोलते हैं ना, वो अंक क्या होगा? 0 से 9 तक होगा। अब कह रहा है कि कोई भी 2 इंटीजर चूज करोगे तो यही होगा ना, उसका वंस प्लेस तो इनमें से ही कोई एक होगा। अब आपको कह रहा है कि प्रूव करो कि मैं कोई भी 2 इंटीजर चूज करूं तो या तो उसका सम या डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा ही। तो अब आप मुझे बताओ 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है? जो 2 और है ना, 10 का डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबल बाई 10 का क्या मतलब है? डिविजिबल बाई 10 इफ एंड ओनली इफ डिविजिबल बाई 2 एंड 5। ठीक है जी, 10 का डिविजिबल मतलब 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी एंड 5 से भी, तो 10 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स है ना, या ऐसे क्यों करना है, छोड़ो इतना क्यों दिमाग लगाना है। 10 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि लास्ट में 0 आएगा, यही ना। सम या डिफरेंस के लास्ट में 0 आएगा, अगर लास्ट में 0 है सो वंस प्लेस जो डिफरेंस या सम, मुझे ये प्रूव करना है ना। सो डिविजिबल बाई 10 का क्या मतलब है कि जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस है ना, वंस प्लेस बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, इज 0, यही मतलब है ना। अगर किसी नंबर का वंस प्लेस यूनिट प्लेस 0 मतलब 10 से डिविजिबल है, तो मुझे बताना है कि मैं इनमें से कोई भी 7 इंटीजर चूज करूं तो उसका वंस प्लेस इनमें से होगा। तो डिफरेंस हमें ये चेक करना है, हमें बोला गया है कि सम या डिफरेंस 2 नंबर्स का 10 से डिविजिबल मतलब सम। तो सोचो अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके 2 नंबर जो तुम चूज कर रहे हो, मान लो तुमने 10 20 चूज कर लिया, या 10 20 ने 11 और 21 चूज कर लिया, या है ना 32 42 चूज कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि आपने 2 नंबर चूज किए, मान लो दोनों का वंस प्लेस सेम है, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा। तो मैं 2 केस बना रहा हूँ, केस 1 है ना, सो वी सेलेक्ट 2 इंटीजर है ना, यही ना, वी सेलेक्ट 2 इंटीजर, सो लेट्स से x एंड y है ना, ये हमने अज्यूम किया। तो मुझे क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव x प्लस वाई और x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 10। ये हमारा पर्पस है, यही है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो मुझे दिखाना या तो x प्लस वाई ये x माइनस वाई डिविजिबल बाई 10 होगा। तो मैं 2 केसेस में ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। पहला केस ये है कि अज्यूम करो इफ है ना वंस प्लेस इन x एंड y आर इक्वल, मतलब ऐसा है 11 21 जैसा है ना, ये 31 वंस प्लेस कॉमन है, तो ये तो ऑब्वियस है। तो अगर ऐसा होगा तो जो x माइनस वाई लिखोगे आप, जैसे 21 एंड 11 है, 21 11 का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 10, या कोई भी 101 है और ये 81 है। कहने का मतलब वंस प्लेस कॉमन है, तो जब डिफरेंस लोगे तो उसका डिफरेंस का वंस प्लेस 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई ऑब्वियसली विल बी डिविजिबल बाई, ये समझ पा रहे हो क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि x माइनस वाई जब हम लेंगे ना तो उसका वंस प्लेस 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब दूसरा केस है, ये एक्चुअली पिजन होल प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। अब देखो आगे जो यूज करूंगा। सो अब मान लो कि ऐसा है, इफ x एंड y हैज या हैव डिस्टिंक्ट
वंस प्लेस, ठीक। सो आपने कितने चूज किए हैं? क्वेश्चन ये है कि सो दैट अमॉन्ग 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स। अच्छा, सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर, कोई भी 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करो, तो उनमें से देयर एग्जिस्ट, 2 तो ऐसा मिलेगा ही हुज सम और डिफरेंस इज डिवाइड बाई 10। अब बताओ जी, तो अच्छा 7 हम चूज कर रहे हैं ना, यहाँ तो मैंने एक्चुअली मैं 2 का ही बात किया, नहीं क्वेश्चन में था कि पहले 7 चूज करो, तो वो 7 क्या पॉसिबल है जी? ये तो मैं बस बता रहा था ना कि अगर ऐसा है, अब एक्स एंड वाई हम 2 चूज करेंगे, पहले तो 7 चूज करना पड़ेगा, एनी 7 यू टेक। सो आउट ऑफ 9 एनी 7 यू चूज, तो क्या होगा? सोच रहा, कोई भी 7 चूज करके देखो क्या होगा जी, कोई बताओ। सर सेट बनाना है, जैसे 9 1 हाँ, तो यू चूज 5 एनी 7, तो मुझे ये है एक कि, 5 का बन है जाएगा। ना, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एनी 7 इंटीजर चूज किया है ना, तो उसके वंस प्लेस 0 से 9 में होंगे। मैंने कहा कि कोई भी 7 चूज करूंगा, तो पहले मैंने कहा कि ऐसा चूज करोगे ना कि दोनों का वंस प्लेस सेम हो जाए, तो पहले तो मुझे 7 डिस्टिंक्ट चूज करना है, राइट। ये देखो इस तरह क्वेश्चन लॉजिकली तुम्हें, मैथमेटिकल नहीं होगा, लॉजिकली तुम्हें प्रूव करना है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि मान लो 2 नंबर मेरे पास ऐसा है उस 7 में से, है ना, तो वैसा हो गया, लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि मैं 2 ही चूज कर रहा हूँ, तो पहले तो 7 डिस्टिंक्ट से चेक करो क्या होगा। हाँ देखो, जैसे कहने का मतलब, अच्छा पेयर बनाओ, चलो मैं ये बोलता हूँ 0 से 9 है ना, तो क्या हो सकता है? 0 9, 0 9 नहीं, जैसे हम या तो 0 0 ले ले, तो 0 0 हम ये हटा सर रहे हैं। 0 ही आएगा नहीं। 1 9 है ना, 8 2 2 8, 7 3 3 7 7 3, हाँ, 6 4 4 6, 5, फिर यहाँ पे सिर्फ 5। 5 5 लेना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा अब जरा समझो जी, मैंने अभी क्या किया है, हमने कहा है आपको, तो ये अभी लॉजिक ये आगे लगाना था, पहले मुझे 7 चूज करना था, ये लॉजिक हमें आगे लगाना है, ठीक है। तो या इसका काम करो, एक काम करो, इसको छोड़ो, इस लॉजिक को छोड़ो, हम सीधा उस अप्रोच में जाते हैं, तो इस अप्रोच को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट 2 कहाँ है ना, तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो पहले मुझे क्या करना है, आउट ऑफ इंटीजर मतलब इन्फाइटली मेनी है, पहले उनमें कोई भी 7 इंटीजर चूज करो, कोई भी 7, तो ये श्योर है कि इनमें से कोई एक पेयर आएगा ही। क्या आप कन्विंस्ड हैं इससे? सेट बना देता हूं, बस यही आपको कन्विंस होना है, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। सर क्या कन्विंस होना है? मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास जितने इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो यू चूज एनी 7 इंटीजर, एनी 7 इंटीजर, कोई भी 7 इंटीजर चूज कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी 7 नंबर चूज कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, इंटीजर्स में से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 इंटीजर, पहले 7 चूज करोगे, उन 7 में या तो 0 0 वाला होगा वंस प्लेस वाला, या 3 7 वाला होगा, या 1 9 वाला होगा, या 4 6 वाला होगा, या 2 8 वाला होगा, या 5 5 वाला होगा। मतलब फिर से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब 7 चूज करोगे ना, तो उन 7 में, अच्छा ये बाहर आंधी चल रही है तो कैमरा हिल रहा है इसलिए हिल रहा होगा ना, ओके, 1 मिनट। तो हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यू चूज एनी 7 इंटीजर्स, उनमें से, इसमें से एक पेयर तो आएगा ही आपके पास, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मतलब जो 7 चूज करोगे ना, उसमें आइदर 0 0 होगा, और 3 7 होगा, और 1 9 होगा, और 4 6 होगा, और 2 8 होगा, और 5 5 होगा। यस सर। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, फिर आपको लॉजिकली समझ आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। ड्यू टू पिजन होल प्रिंसिपल, क्योंकि ये 6 है और आपको 7 चूज करना, मतलब इनमें से ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी 7 नंबर चूज करोगे ना, तो उनमें से वंस प्लेस तो हमारे पास 9 ऑप्शन ही हैं, ठीक। अब ये वंस प्लेस जो है 9 ऑप्शन हैं, तो इनमें से ही कोई 7 आएगा, रिपीट भी हो सकता है, मतलब डिस्टिंक्ट है ना, रिपीट भी हो सकता है। बट ये कह रहा हूं कि ये श्योर है कि उसके वंस प्लेस या तो 0 0 होगा, या 3 7 होगा, या 1 9 होगा, या 4 6 होगा, या 2 8 होगा, या 5 5 होगा। या एटलीस्ट मैं बात करूं कि
चूज करो भाई, एनी टू, मैं टू की बात कर रहा हूँ, तुम चाहो तो अपनी मर्जी से है ना कोई भी चूज सर करके इसे देखो। ऐसे ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 है, तो हाँ अगर हम बिना कॉम्प्लीमेंट के एक सेट बनाए तो इसमें मैक्सिमम 6 एलिमेंट आ सकते हैं। बिना अगर सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट के। एलिमेंट ले हम्म। अगर सेवन्थ एलिमेंट लेंगे या तो वो सेम होगा या उसका किसी एक का कॉम्प्लीमेंट आएगा, एग्जैक्टली इसलिए वही रीजन वही, होता हाँ, 9 2 8 3 7 4 6 और 5 अभी अलोन है समझो, ठीक है, ऐसा, और एक 0 0 हमने साथ रखा है, यही किया ना, ये है। आप जो कह रहे हो वही चाहिए कि यहाँ 0 0 को 0 के साथ रखा है और 5 5 को साथ रखा है, तो एक्चुअली ये जो 4 है ना, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप डिस्टिंक्ट चूज करना चाहोगे तो आपके पास यही मैक्सिमम 6 ऑप्शंस हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, है ना, तो ये 6 डिजिट्स ये हो सकते हैं, मतलब वी आर चूजिंग 7 इंटीजर रैंडमली। अब उन 7 इंटीजर्स की मैं वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मैं कह रहा हूँ जो वंस प्लेस होगा या यूनिट प्लेस होगा वो 7 नंबर आपने चूज किया, ध्यान दो, और ये 6 डिफरेंट है अभी है, तो इनमें से कोई एक आएगा, सातवां तो आपको यही लेना पड़ेगा, इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब मेरा ये मतलब है कि जो 7 इंटीजर हम चूज कर रहे हैं उसके वंस प्लेस आप लिख लो, तो उन 7 नंबर का जो वंस प्लेस है दैट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द पेयर दिस, मतलब उन 7 में से कोई दो ऐसा होगा, या तो 0 0 होगा वंस प्लेस, जैसे 10 20 ले लिया तो, या 3 7 होगा, या 1 9, और बोल रहा हूँ इट्स नॉट एंड, है ना, और 4 6 होगा, या 2 8 होगा, या 5 5 होगा फॉर श्योर। और वो जो आपने बताया वही लॉजिक यहाँ पे है, ड्यू टू पिजन होल प्रिंसिपल इफ यू वांट टू क्रिएट डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसका क्या रेलिवेंस है, रेलिवेंस ये है कि जब हम इसको ऐड करेंगे इन डिजिट्स को ना तो 0 हो जाएगा एंड में, हो जाएगा ना, जैसे 0 + 0 होगा तो 0 आ जाएगा एंड में, 3 + 7 0 आ जाएगा, मैं वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, 1 + 9 0, 4 + 10 0, 4 + 6 0, मतलब 10 होगा, मैं वंस प्लेस बोल रहा हूँ जस्ट, 2 8 5 5। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा था सम या डिफरेंस, और अगर जैसे दो नंबर इक्वल आपने चूज कर लिए, मतलब दो नंबर जैसे मान लो ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको हटा भी सकते हो चाहो तो, क्योंकि इन दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो 10 से वो है, डिफरेंस भी 10 से वो डिविजिबल हो गया ना, डिफरेंस लेंगे तब भी। तो ये लॉजिक है इसका, ठीक है, तो इससे आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। तो अगर इतना तुम लिख दो कि वी सेलेक्ट 7 नंबर रैंडमली, 7 इंटीजर्स, है ना, randomly, then at least unit place of 2 of them must be either 0 0 या 3 7, है ना, 1 9 4 6 2 8 5 5। जिनको डाउट हो रहा है ऐसा बताओ, कोशिश करो ऐसा कि एक ऐसा 7 नंबर मुझे बताओ जिनमें से कोई भी नंबर जो है डिजिट्स है इनमें से कोई पेयर नहीं आ रहा है, मतलब कोई इनमें से नहीं आ रहा है, एनी है ना, कोई ऐसा नंबर है इसके अलावा, उसमें 1 9 नहीं है, एंड 3 7 भी नहीं है, 0 0 भी नहीं है, 4 6 भी नहीं है, 2 8 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है। ट्राई करो, ऐसा बनेगा क्या? कोई 7 इंटीजर चूज करो जिसमें इनमें से कोई पेयर पेयर नहीं आता हो, मतलब 0 0 ना हो, एंड 3 7 भी ना हो, 1 9 भी ना हो, 4 6 भी ना हो, 2 8 भी ना हो, 5 5 भी ना हो। जैसे मैं अगर ट्राई करूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं जैसे कहना चाह रहा था, तो मैं अगर ट्राई करूँ 7 इंटीजर ऐसा, जैसे मैं कोशिश करूंगा कि 10 ले लूँ, 11 ले लूँ, या 21 ले लूँ, अभी के लिए चलो समझाने के लिए 11 ले लूँ, 12 13 14 15, कितने हो गए, 3 3 6 हो गया। तो इसमें तुम देखो इनमें से कोई पेयर नहीं, अभी 6 नंबर ऐसा है, तो वंस प्लेस को ध्यान से देखो, तो 0 0 है, नहीं है, 3 7 है, नहीं है, 3 है, 7 नहीं है, 1 9 है, 1 है, 9 नहीं है, 4 6 है, 4 है लेकिन 6 नहीं है, 2 8 है, 2 है, 8 नहीं है, 5 5 है, 5 है लेकिन 5 नहीं है दूसरे वाला। अब तुम 6 कोई नंबर चूज करो, तो मान लो आप कहोगे कि चलो भाई हम चूज कर लेते हैं 12 फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ये नहीं है, लेकिन वहां क्या हो गया, चूंकि
12 या मैं कहूँ 22 चूज कर लो तुम फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ जो मैं पहला लॉजिक लिखा था ना उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। जो पहला लॉजिक लिखा था ना वो मिटा दिया मैंने अलग ही। जो पहला लॉजिक मैंने लिखा था कि आपने 12 लिया है और 22 लिया है, तो वंस प्लेस कॉमन हो गया। तो वंस प्लेस अगर आपने कॉमन ले लिया तो इसका डिफरेंस 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये जो पेयर है ये सम की गारंटी देता है। ये मैं इसलिए लिखा हूं कि सम जो होगा इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है, तो जो पहला लॉजिक था उसको अब मैं ऐड कर देता हूं। तो आइदर में कर देता हूं, है ना। तो जो मस्ट बी दिस, और या ऐसा हो सकता है, तो मैं जो पॉइंट लिखा था उसको मैं ऐड कर ही देता हूं क्योंकि उसके बिना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जो पहला पॉइंट मैं लिखा था, है ना, तो ऐसा होगा केस 1 जो मैं, ये केस 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट केस 2। केस 1 में मैं ये मान रहा हूं कि 2 ऑफ देम, जो 7 नंबर आप चूज कर रहे हो, 2 ऑफ 7 इंटीजर्स, 2 ऑफ 7 इंटीजर्स, 2 मतलब वो एक्स वाई है ना, 2 मतलब 2 कौन सा है, एक्स एंड वाई। 2 इंटीजर्स जो है 2, जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई ऑफ 7 इंटीजर हैव सेम यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये गारंटी देगा कि x माइनस वाई इज, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, डिविजिबल बाई 10। अगर 7 में से कोई भी 2 इंटीजर ऐसा है जिसका वंस प्लेस कॉमन है तो डिफरेंस 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अब आप ये दूसरे केस में ये इंश्योर करते हो आप कि ऑल वंस प्लेस आर, वंस प्लस यूनिट प्लेस आर डिस्टिंक्ट। अगर मैं ये बोलता हूं कि जो 7 इंटीजर मैं चूज कर रहा हूं उनमें से 7 जो यूनिट प्लेस है वो डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट में क्या चूज करोगे, इन्हीं 9 ऑप्शन में से चूज करोगे ना। तुम अगर 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर वंस प्लेस वाला चूज करोगे तो उसका वंस प्लेस तो इसी 9 में से आएगा, बाहर से तो आ नहीं सकता, 10वां कोई हो नहीं सकता, मतलब नॉन, सॉरी नॉन 10 है ना, इन्हीं 10 में से कोई एक आएगा। वंस प्लेस जो है इन्हीं 10 इंटीजर्स में से कोई 7 होगा। कहने का मतलब ये, इफ यू चूज 7 इंटीजर्स सच दैट वंस प्लेस ऑफ ऑल आर डिस्टिंक्ट इन सेकेंड केस, सो वंस प्लेस ऑफ ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो मीन्स इन्हीं 10 में से आप कोई 7 चूज करोगे, और इन्हीं 10 में कोई भी 7 चूज कर लो आप, यू विल हैव वन ऑफ देम। और अगर वन ऑफ देम आएगा सो दिस विल इंप्लाई कि x प्लस वाई इज डिविजिबल बाई 10। चेक करो, दैट्स द प्रूफ। ये इतना ही है, देख लो। तो कहने का मतलब है या तो पहला केस में या तो 2 नंबर का वंस प्लेस कॉमन हो तो डिफरेंस श्योरली 10 डिविजिबल हो गया, या अगर तुम इंश्योर करते हुए 7 में यूनिट वंस प्लेस डिस्टिंक्ट है तो उन 7 में से कोई 2 नंबर ऐसा होगा, 00 वाला होगा, 37 वाला होगा, 19 वाला होगा, 46 वाला होगा, 28 वाला होगा, 55। ये पेयर सिलेक्शन करने के पीछे लॉजिक क्या है कि डिजिट का सम 10 हो जाए या 0 आ जाए वंस प्लेस में, ये लॉजिक है। तो इनमें से कोई एक पेयर पक्का आएगा, जैसे उन्होंने समझाया। तुम क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, 3 का 7, 1 का 9, 4 का 6, 2 का 8, 5 का 5। तो हो क्या रहा है, ये जो 6 नंबर ही, अगर पहला कॉम्पोनेंट देखोगे 6 ही है, लेकिन आपको 7 चूज करने हैं, तो पिजन होल प्रिंसिपल आप यहाँ पर लगाओ, है ना। तो जब 7वां चूज करोगे तो वो किसी एक का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो यहाँ मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 बोल रहा हूँ इस सेंस में, 5 का 5, 4 का 6, 3, सो दैट वंस प्लेस का सम का यूनिट प्लेस 0 हो जाए। तो 7th डिजिट जो ही चूज करोगे तुम, तो देयर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ द 6 एंड दैट्स विल प्रूव दैट सम इज डिविजिबल बाय 10। तो ये लॉजिकल प्रूफ होगा इसका, बिकॉज ये नंबर थ्योरी का पार्ट है ना, ये मतलब समझ लो ऐसा बेसिक एप्टीट्यूड टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके जी, पूछना है जिनका डाउट था देख लो। सर मेरा एक सर और 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंड किए थे ग्रुप हाँ में, ये ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वर्क भी है। पूछना है कुछ इसमें। सर थोड़ा बहुत समझ आ गया पर कॉम्प्लिकेटेड काफी पिजन होल प्रिंसिपल। हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड है तो इनिशियली मुश्किल लगेगा, बट आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करोगे देन वो इजी लगेगा। देखो होता क्या है, इनिशियली सब कुछ डिफिकल्टी लगता है, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल पहले पढ़ा समझा, आप नए नए क्वेश्चंस करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कोई बच्चा जो क्लास 12th में है उसको जेई एडवांस का जब क्वेश्चन दिया जाता है, हम सब ने फेस किया है,
तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, और इसी फियर से हम जेईई की तैयारी छोड़ देते हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चा यही करता है। लेकिन कुछ उनमें से होते हैं जो लगे रहते हैं, हमारे जैसे तो होते हैं, तो जो लगे रहते हैं एट देन उनमें से ही कोई आईआईटी में जाता है, बीटेक करता है एडवांस क्लियर करके। तो सेम आपके साथ है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आपको लगे रहना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, देन उस लेवल को आप अचीव कर पाओगे, है ना। जैसे मान लो 12th क्लास के बच्चों के लिए जेईई एडवांस का लेवल बहुत डिफिकल्ट है, और इसी में 90% बच्चे क्विट करते हैं। वो 10% जो लगे रहते हैं, उन्हीं में से 2-4% का आईआईटी में एडमिशन होता है, यही है ना। तो सेम आपके साथ, अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मुश्किल तो है चीज़ें, येस इट इज़ डिफिकल्ट, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट, तभी जाकर आसान होगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि वो आसान कर देगा। आसान करने के लिए अब यही तरीका है कि यू रिवाइज अकॉर्डिंगली, यू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। मुझे कैसे सॉल्व हो गया ये, अब मैंने कैसे कर दिया, आप सोचो, मैं भी तो आपके जैसा ही हूँ, बस क्या डिफरेंस है प्रैक्टिस का या एक्सपीरियंस का, तो वो आपको भी इतना करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक, या अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है, अब गूगल पे इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दो, देखो हजारों सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिफरेंट लोगों ने पेस्ट, उनको कैसे आ गया सॉल्यूशन, बिकॉज दे हैव अचीव्ड दैट लेवल, तो यू हैव टू अचीव दैट लेवल, ये चीज़ है। यही एक आसान, यही तरीका है, अदरवाइज दोज हु विल अटेंड दैट लेवल विल क्वालिफाई द एग्जाम, ये है। सर एक जैसे ये टॉपिक है, हाँ, एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करना चाहिए कि वो लेवल अचीव हो जाए? मतलब ये जैसे तो 10-15 क्वेश्चन काफी होते हैं? नहीं, ये तो आपके ब्रेन पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ऐसे कोई रूल फिक्स रूल नहीं है, मतलब समझ रहे ना, मतलब ऐसा कोई हम रूल नहीं बता सकते ना कि ये रूल है इससे हो जाएगा। ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, और वो आपको अपने लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं फिर भी नहीं होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, है ना। कुछ बच्चा बचपन से बहुत, यहाँ ब्रेन भी तो एक फैक्टर है यहाँ पे, ये चीज़ है। लेकिन आप लगातार वर्क करोगे तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन है सर ना। सीएमआई का हम्म, जी, अराउंड 50 मार्क्स रहता है। नहीं समझ नहीं आया। सर कट ऑफ पूछ रही है। सर इसका कट ऑफ अराउंड कितना रहता है सीएमआई का? सीएमआई का बताओ भाई, जिनको आइडिया है, जो लोग जानते हैं। आई थिंक 20 में से 12 रहता है, 12 बताया था। 12 नहीं, क्वेश्चन प्लस आप कर लोगे, जो बच्चे हमने एक सेशन किया था यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हो, तो उसमें बताया था 12 प्लस है तो यू आर सेफ, इट इज अ सेफ स्कोर 12 प्लस। नहीं, नहीं, वो तो क्वेश्चन का है और वो सिर्फ पार्ट ए का है, आउट ऑफ 100। पार्ट ए का हम बता रहे हैं, हाँ, ये किसका पूछ हाँ, रहे हैं टोटल। हाँ, पार्ट ए का 12 हो गया, उसके बाद बी का क्या है। नहीं, बी का कुछ नहीं है, एक ओवरऑल होता है आउट ऑफ 100, 60-65 इज सेफ स्कोर, क्योंकि कभी उससे ज़्यादा नहीं गया। जैसे लास्ट ईयर का 58 था, कभी 55 हो जाता है ना, तो 60 to 65 शुड बी अ सेफ स्कोर। हम मतलब ये एनालाइज ठीक है कर जी, सकते समझ आ गया, तो तो एक तो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन रहती है? हैं। आई गेस रहता है, और फीमेल कैंडिडेट का शायद कट ऑफ भी कम रहता है। आप लेकिन एक बार खुद से रिसर्च कर लेना, मतलब शायद 10 नंबर कम रहते होंगे। आप मेल करके भी पूछ सकते हो उनको, नहीं, सीएमआई का वो जो तो हेल्पलाइन होगा। एक्चुअली हाँ, वो कैटेगरी वाइज भी हो जाता है, तो वो SC ST, अब मतलब वो पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक इन जनरल अगर देखा जाए तो 60 to 65 सबके लिए सेफ स्कोर है। मतलब ओवरऑल जनरल कैटेगरी, हाँ, ओपन कट ऑफ मान लो है, और जो रिजर्वेशन के हैं तो उनका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, है ना, ये है। सर मेरा एक पिजन होल प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन था, हाँ, मेरे को अप्रोच पूछना था, वो कैसे करें? पूछिए, तो एक इनका और सर क्वेश्चन है, देख लेते हैं, हाँ। सर पहले वो पिजन होल प्रिंसिपल का ही है मेरा, तो पहले वो कर लो। बताइए, देखते हैं। 25 boys and 25 girls are seated around a circular table. 25 बॉयज एंड 25 गर्ल्स। हाँ, are seated around a circular table, ठीक है। है ना। अब show that there is always a person whose both neighbors are boys. देयर इज ऑलवेज अ A पर्सन, person हाँ, whose both neighbor are boys. हुज बोथ नेवर, अच्छा, ये आर शो करना बॉयज, कोई एक तो होगा जिसका नेवर, दोनों नेवर बॉयज होगा, है ना। ओके, सो कोशिश करो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट की। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि है। ऐसा सर ये हो, समझ में आ रहा है और इमेजिन भी करते हो रहा होगा, तो वही बट लॉजिकली इसको, आपको लिखना पड़ेगा। यस सर, वो कैसे क्या लिखे, और मतलब इसमें पिजन होल प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है? बाकी लोग पहले ट्राई करो जी, तुम लोग सोचो, है ना, ट्राई करके देखो क्या समझ आ रहा है।
और सर जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना काउंटिंग, उसमें सर जो सर्कुलर वाले होते हैं उसमें कोई चेंज आता है? क्या क्या एक क्या? जैसे अगर सर्कुलर की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट की, जैसे 8 लोग हैं, है ना, तो सर उसको हम एक मतलब सीधे तरीके स्ट्रेट करके अगर कैलकुलेट करें और सर्कुलर में कुछ डिफरेंस आता है? हाँ, तो आपको थोड़ी जानकारी कम है। आपने परमुटेशन पढ़ा? एक वर्ड आता है परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, एक होता है लीनियर परमुटेशन। सो सर व्हाट इज द? इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि पहले गर्ल्स की सिटिंग करवा दे और उसके बाद बॉयज की? हाँ, हम कोशिश करेंगे कराने की, कीजिए। मतलब ऐसे जो पूछ रहे हैं आप श्रीकांत, इसमें सिंपल है, आप थोड़ा सर्च करो, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सर्कुलर परमुटेशन है। सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n माइनस वन फैक्टोरियल एंड लीनियर परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल। तो आपने पढ़ा होगा ओके कि तो लाइन पे अगर n लोगों को बिठाएंगे देर आर n फैक्टोरियल वेज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बट अगर सर्कुलर में बिठाओगे देर आर n माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ अरेंजमेंट्स। यस सर, गॉट। तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप बैठाइए, डिफरेंस है ना, कि जैसे यहाँ पे जो लास्ट है और जो यहाँ फर्स्ट है, तो सर्कुलर में वो नेवर हो जाएगा, ये है। हाँ सर। तो आप यहाँ ठीक है, आप गर्ल्स को पहले बैठा लो, है ना, जैसे G1 G2 इस तरह करके आप, है ना, यहाँ पे टोटल 25 लोगों को बिठाओ। तो यहाँ पे G25 होगा। बीच में कितने एम्प्टी स्पेसेस है आप ऐसे काउंट करो। हाउ मेनी एम्प्टी स्पेसेस यू हैव? 1 2 3, यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट से 1 मिनट, 1 के आगे से स्टार्ट करते हैं, 1 2, है ना, फिर ऐसे आएगा 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितना होगा? 25 एम्प्टी स्पेसेस, है ना। कितने एम्प्टी स्पेस उनके बगल में है, साइड में? सर ये n+1 रहता है क्या एम्प्टी स्पेसेस? चेक करो, 1 मिनट देख लेते हैं। ये लीनियर पे आई थिंक n+1 होगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए वहां पे, यहाँ पे बिठाते 1, फिर यहाँ पे 2, इस तरह 25 होता फॉर एग्जांपल। तो यहाँ 1 2, है ना, यहाँ बिठाते आप। तो अभी चलो ये ऐसे कर लो, तो बीच में 1 2 25 ये हो जाता और एक ये 26 हो जाता। तो n+1 स्पेस होता लीनियर में। यहाँ पे सर्कुलर में ये और ये सेम ही है। चेक करो, ये लाइन पे अगर आप 25 लोगों को बिठाओगे ना, तो उनके अरेंजमेंट जो होंगे वो n+1 होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कितने होंगे, सोचो आप खुद ही। इन बिटवीन कितने पॉसिबिलिटीज हैं? सर तो इसी से ही प्रूफ हो गया ये तो फिर। हाँ, क्योंकि बीच में 25 क्या हाँ, है ना। राइट सर। सर फिर इसमें पिजन होल लगा है? नहीं नहीं, 25 क्वेश्चन क्या था? देयर इज ऑलवेज अ पर्सन हुज बोथ नेबर्स आर बॉयज। शो दैट देयर इज ऑलवेज अ पर्सन हुज बोथ नेबर्स आर बॉयज। हाँ, तो यहाँ पे तो हर गर्ल्स के सारे नेबर्स बॉयज हैं, है ना। लेकिन आप ऐसे सोचो, अब मतलब पिजन होल लगाना है, इसको थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा कैसे लगाएंगे। तो वैसे तो मैंने एक एक अरेंजमेंट बना के बताया है कि यहाँ पे जो है, जैसे ये गर्ल हैं तो इनका दोनों तरफ बॉयज हैं। और अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी लोगे तब भी कोई ऐसा हो सकता है, 3 बॉय एक साथ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये है। या ऐसा करे 2 बॉय 2 गर्ल अगर साथ रखे तो। सर ये तो लेकिन हमने आइडियल एग्जांपल ले लिया ना। हाँ, एक आइडियल हमें एग्जाम्पल लिया कुछ एक्चुअली, एक हाँ। वो ऐसा लेना है जो काउंटर की तरफ जाके काउंटर नहीं कर पाए, है ना। हाँ सर दो बॉयज साथ में लेने पड़ेंगे, दो गर्ल साथ में लेनी पड़ेंगी, फिर लास्ट में एक लड़का बच जाएगा। हाँ, वो बच जाएगा फिर अगर तीन लेंगे तो तीन में तो जो बीच वाला है वो तो आ ही जाएगा, हाँ, दो के 3 बीच का में। तो प्रूफ हो ही रहा है। हाँ सर, ये 2 वाला लॉजिक सही है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स। मतलब लॉजिकली आपको लिखना पड़ेगा, यही चीज़ मेन क्या, लॉजिकली हमें लिखना पड़ेगा। तो आपको देखना है कैसे आप लिख सकते हो। और सर हम्म, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है शायद, 1 मिनट, हाँ। मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया, 9th के साथ 10th भी था साथ में। जी जी, ट्राई करते हैं, 1 मिनट, हाँ।
ठीक है ना। तो इसको लिखो उस लॉजिक से कि लाइक वन अरेंजमेंट इज दिस, जो सेकंड पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग दो दो को एक साथ बिठाओ, देन दिखाओ कि इन ऑल अरेंजमेंट्स, है ना, देयर इज नॉट, हमेशा कोई होगा, है ना, देयर इज ऑलवेज अ पर्सन हु बोथ नेबर आर बॉय, ये लिखा ना, बोथ नेबर आर बॉयज, तो यहाँ गर्ल्स के बोथ नेबर बॉयज हैं, या है ना, अगर आप दो गर्ल को साथ लोगे, सपोज एक सिचुएशन ये है कि अभी हमने सारे गर्ल्स को डिस्टिंक्ट लिया है, नाउ यू सपोज कि टू गर्ल्स आर टुगेदर, देन स्टिल यू विल फाइंड दैट कि तीन बॉय एक साथ आ जाएगा उस केस में, आप प्रूव करके देख लो। इफ यू टेक थ्री गर्ल्स टुगेदर, तो यहाँ हमने गर्ल्स को डिस्टिंक्ट लिया है कि मतलब नो गर्ल हैज नेबर एज गर्ल, यहाँ यही लिया ना हमने, देन ये प्रूव किया कि दैट वन गर्ल विल हैव बोथ एडजेसेंट बॉयज, ये है। फिर अगर टू गर्ल को साथ लोगे तो एक बॉय ही होगा जिसका दोनों एडजेसेंट बॉय हो जाएगा, ऐसा होगा, तो उस तरह लिखना है आपको ये लॉजिकली। सो ये सब है लॉजिकली यू हैव टू राइट इट, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिजन प्रिंसिपल यूज होता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या था आपका जी, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th वाला, मतलब आपको लॉजिकली लिखना है, मैंने वही ये चाहता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है, मैंने कहा ना जो वो यही तो चेक करते हैं कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, उसका मार्क्स है। लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सो पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, एंड एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, एंड सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। से एक तो पी एक्स है जो है पॉलिनोमियल, एन है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। यहाँ पे आपके पास ए बी आर टू इंटीजर सच दैट ए बी इंटीजर्स हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, या ऐसा लिखें दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, या दैट इज व्हेन एन डिवाइड्स ए रिमाइंडर इज बी, अब ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक आप मतलब समझ सकते हैं। सो ये इसका मीनिंग है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक्चुअली आप अगर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना सीएमआई का, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पिछला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ये भी ऑलरेडी करा रखा है, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे पूरा तो। अब पता नहीं ये सीएमआई का तो सीएमआई में कराया होगा, और आईएसआई वाला होगा तो आईएसआई में कराया होगा, है ना, बट ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, मुझे खुद याद आ रहा है, देखो। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ना, जो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ मुझे उसका अप्रोच पता है, तो फर्स्ट टाइम यही आपके साथ भी होगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको अप्रोच, चूंकि आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो यू ऑलरेडी हैव अप्रोच कि हाउ टू सॉल्व, तो तब ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट सॉल्यूशन, है ना। सो यहाँ पे क्या मुझे क्या प्रूव करना है कि कहते हैं इज इट ट्रू, क्वेश्चन है इज इट ट्रू दैट PA is congruent to PB modulo n, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, दैट इज n डिवाइड्स, डिवाइड्स का स्पेलिंग सही लिखा ना, आई थिंक DE होता है डिवाइड्स में, या DI होगा, सर DI होता है, ठीक है। तो n डिवाइड्स, आई ही होगा, ठीक है ना, ओके। तो डिवाइड्स PA माइनस PB, ठीक है जी। देखिए सो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो ये हमसे पूछा गया है कि n डिवाइड्स PA माइनस PB, ये आपको यस या नो में आंसर करना है। तो ये बहुत ऑब्वियस है, अगर आप ट्राई करेंगे, जैसे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, सो ठीक है, अब पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म लिखो आप। सो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये है ना, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर AN x की पावर n। तो मैंने एक, अच्छा n मत लो क्योंकि n यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप m डिग्री का पॉलिनोमियल लो, है ना। सो वी आर कंसीडरिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, जहाँ m भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, m इज आर्बिट्री इंटीजर, आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, तो किसी भी डिग्री का मान लो, है ना। तो वी अज्यूम px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m कैन बी एनीथिंग, सो नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे पूछूं कि कैन यू टेल मी PB माइनस PA या PA माइनस PB, ये क्या बन के आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा फिर यहाँ पे ये भी AB का कोई रिलेशन है सब नहीं, कांस्टेंट है। सो इंस्टीड ऑफ ये जो है ना,
ये मैंने ए नॉट लिया है, इसको आप सी नॉट कर लो, थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि ए यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज है, तो आपको लगेगा ए का रिलेशन है क्या उससे, ए का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल लिया सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सी एम एक्स की पावर एम, जहाँ एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है और सी आई जो हमने लिया है वो रियल नंबर है, जो कोइफिशिएंट्स बोलते हैं। सो पी ए माइनस पी बी क्या होगा, ये सी नॉट तो कट जाएगा, कट जाएगा सर ना। ये भी पॉलिनोमियल ही आएगा। हाँ, लेकिन आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि हर टर्म में से a माइनस बी कॉमन आएगा और यहाँ कोई कांस्टेंट बचेगा, बस आपको ये नोटिस करना है। यू जस्ट सी दिस, ये अगर आप कन्विंस हो जाओगे तो हो गया काम। अब सोचो क्या ऐसा होगा, तो इसके लिए एक काम सर करो, ऐसा तो होगा, बट हाउ विल n डिवाइडेड? क्योंकि मुझे बता रखा है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है ना कि n किसको डिवाइड करता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है ना क्वेश्चन में हमें तो। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट n डिवाइड्स a माइनस बी एंड a minus b divides pa minus pb, so n divides pa minus pb, it's a similar सर like, बस इतना ही था ये? हाँ, like 2 divides 4, 4 divides 8, 2 divides 8, यही तो है, that's all। तो ये आपको लैंग्वेज ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था सर, बस इसलिए आपको, समझ हाँ नहीं आ इसमें रहा है था ना, ये। pa लिख लीजिए, x की जगह a रख दीजिए, फिर pb लिख लीजिए, जहां जहां x है b लिख लीजिए, यू टेक द डिफरेंस। सो pa माइनस pb लोगे तो होगा क्या, ये c नॉट तो कट जाएगा, फिर c1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस बी, c2 कॉमन आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस बी, फिर c3 ए क्यू माइनस बी क्यू, तो सब में a माइनस बी कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा a माइनस बी टाइम समथिंग, तो उसका कुछ भी नाम दे दो आप चाहो तो, है ना, तो सम कांस्टेंट बोल दो, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी डिवाइड्स पी ए माइनस पी बी, एंड हमें पहले से पता है कि n डिवाइड्स a माइनस बी, तो n a माइनस बी को डिवाइड करता है और a माइनस बी इसको डिवाइड करता है, सो दिस बोथ टुगेदर विल इम्प्लाई दैट n डिवाइड्स पी ए माइनस पी बी, हो गया प्रूफ। हाँ, दिस इज द प्रूफ, है इतना ही, बस लिख, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन है, आप जो ट्राई ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो देन यू विल लर्न इन बिटवीन, सॉल्व हो ही जाएगा, ये नहीं होगा तो सीखेंगे, है ना, ये। सर अगर प्लस हुआ तो, हाँ, प्लस हुआ पी ए प्लस पी बी, अब सोचो, खुद ही सोचो तुम, तो क्या कहना चाहते हैं, ए माइनस बी से तो होगा नहीं डिविजिबल, फिर ए प्लस बी से हो सकता है, सोचना पड़ेगा, ए प्लस बी कॉमन आएगा, ए प्लस बी तो कॉमन नहीं आएगा ना। वही तो सोचना है कि ए प्लस बी कॉमन आएगा, मतलब हो सकता है, ये सोचना है आपको कि अगर मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो ये, तो लेकिन हमें तो बता रखा है कि एन डिवाइड से माइनस बी, तो अगर मान बट लो अगर हम्म, a प्लस बी होगा तो जैसे कॉफिशिएंट ऑफ x a प्लस बी आ जाएगा अंदर, और क्वेश्चन में भी गिवन होगा a प्लस बी इज हाँ डिविजिबल तो बाय वहाँ n। डिविजिबल होगा, हाँ कि लाइक ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई एन, तो उस तरह से, अब ए पर कॉमन क्यों नहीं, जैसे मान लो ए प्लस बी, तो यहाँ तो ए प्लस बी सी वन के साथ आ जाएगा, सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन नहीं निकल पाएगा यहाँ से एक्चुअली, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी कॉमन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, माइनस में होता है, तो स्टिल अगर ऐसा गिवन भी होता कि ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई एन, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या जो डिफरेंस है, सॉरी सम, अब सम देखेंगे ना, सम जो है क्या वो ए प्लस बी से डिविजिबल है, सम कॉमन नहीं आएगा, जैसे स्क्वायर वाले में नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप नहीं लिख पाओगे ए प्लस बी टाइम समथिंग, तो देन नहीं होगा तब भी, है ना, तो प्लस होता तभी यहाँ प्लस होता, यहाँ तभी नहीं होता ये, तो माइनस में आंसर यस है। ये सर क्योंकि कांस्टेंट तो ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट तो कैंसिल आउट नहीं होगा a प्लस बी में। हाँ, लेकिन ए प्लस बी कॉमन नहीं, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन निकल आता है ना, तो प्लस करते हैं यहाँ पर ना, तो ए प्लस बी कॉमन नहीं निकलेगा, तो प्लस वाले के लिए आंसर नो होगा, माइनस वाले के लिए आंसर यस है, अगर माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो आंसर यस है, अगर बोलता कि प्लस पी ए, एनीवे डेविएट हो रहा है, छोड़ो, जिनको क्वेश्चन है उनको अपना समझ लो भाई, जो तुम कह रहे हो, बस जब तुम क्वेश्चन पूछते हो थोड़ा अपना लॉजिक लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ये चीज़ है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना कि सम करके क्या ए प्लस बी फैक्टर आएगा, एनीवे नेक्स्ट बताओ जी, नेक्स्ट क्या है, कोई क्वेश्चन है? यस सर, आई हैव सेंड। कहाँ, हाँ बताइए, तो
इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ cables required to connect 8 computers to 4 printers to guarantee that the every choice of 4 of the 8 computers for every choice of 4 of the 8 computers these 4 computers can directly access 4 different printers. Justify your answer. ठीक है, ये भी लॉजिकली क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा. बताइए जी, सोचिए पहले सब लोग अपना ट्राई करके देखो कि आपके पास 8 कंप्यूटर्स हैं और 4 प्रिंटर है ना. फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड. तो फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ केबल्स, कम से कम कितने केबल की जरूरत पड़ेगी टू कनेक्ट 8 कंप्यूटर्स टू 4 प्रिंटर्स. 8 कंप्यूटर को 4 प्रिंटर से कनेक्ट करना ना. टू गारंटी दैट एवरी चॉइस ऑफ 4 ऑफ ईच कंप्यूटर्स, एवरी चॉइस ऑफ 4 ऑफ 8 कंप्यूटर्स, मतलब 8 में से कोई भी 4 अगर आप चूज करो, these 4 computers can directly access 4 different printers. सो ये जो 4 कंप्यूटर है ये 4 प्रिंटर को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, चाहे कोई भी 4 कंप्यूटर चूज कर लो. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर. फिर जस्टिफाई करो, बताओ. कितने केबल्स, मतलब है ना, जैसे कंप्यूटर है मान लो यहाँ. ठीक है, तो ये कंप्यूटर मान लो सी लिख देता हूँ, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एंड C8. ठीक है, तो 8 यहाँ पे कंप्यूटर है और मान लो 4 प्रिंटर है, P1 P2 P3 P4. अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 प्रिंटर को 8 कंप्यूटर से आपको अटैच करना है, सो दैट, तो कितने, कम से कम कितने मुझे केबल की जरूरत पड़ेगी सो दैट मैं इस 8 कंप्यूटर में कोई भी 4 कंप्यूटर चूज कर लूं तो वो 4 प्रिंटर से कनेक्टेड हो, ऐसा. ये ना. Find the least number of cables required to connect 8 printer to 8 computers to 4 printers to guarantee that for every choice of 4 of 8 computers, these 4 computers can directly access the 4 different printers. बोलिए कितने हमें चाहिए होगा कम से कम. एग्जाम में आप लोग खुद से ट्राई करना, पहले खुद से सोच के देखो ना. एग्जाम में तो खुद ही दिमाग लगाने पड़ेंगे, तभी दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में दिमाग काम करेगा. ये चीज़ है. तो वहाँ भी एग्जाम में भी सोचना पड़ेगा, भी सोचना पड़ेगा. पहले खुद से ट्राई करके देखो, एटलीस्ट एक स्टैंड लो, एक आंसर निकालो, भले वो गलत हो जाए लेकिन आंसर निकाल के तो देखो, उससे पता चलेगा सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो. ये है, क्योंकि एग्जाम में तो यही करना पड़ेगा, आंसर तक तो पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट नया होगा. तो कोई तो स्टैंड लोगे एग्जाम में, कुछ तो करोगे, या सारे छोड़ के आओगे, ये ऑप्शन है. तो इसी तरह क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, कोई नया क्वेश्चन ही मिलेगा. तो यू ट्राई, है ना, कोई स्टैंड लो, देखो क्या आता है. एटलीस्ट अपने लेवल पे गलतियाँ कर करके सीखते हैं लोग, तो गलती करके सीखोगे, उसमें क्या है.
24 है क्या आंसर? क्या यार 34? 24। ऑप्शन ए 24। बाकी लोग बताइए। एक्चुअली ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, मतलब ये समझो ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी है ना, ग्राफ थ्योरी से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो ईच कंप्यूटर इज लाइक क्या, नोड्स, नोड्स मतलब बोलना वर्टेक्स, वर्टेक्स, एंड ईच प्रिंटर इज लाइक लीफ। लीफ, या बोले एज, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, वर्टेक्स एज, एज है ना, मतलब एज मतलब वो। तो इस तरह से कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कॉम्बिनेटोरिक्स में या ग्राफ थ्योरी में। क्या है बताओ? है ना, ये एक नोटेशन, इसका कुछ नोटेशन इस तरह से लिखता है 844 सिस्टम कंप्यूटर साइंस में, है ना, मतलब या वो जो भी है। क्या प्रॉब्लम नाम है इसका? हॉल मैरिज थ्योरम, इस, है ना, हॉल मैरिज थ्योरम ऐसा कुछ है ना। तो इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। ये ज़रा गूगल करो या समझो, देखो ऑनलाइन क्या है ये। तो ये एक अप्रोच इसका हो सकता है, अगर आपको थ्योरम याद है, यू कैन अप्लाई दिस। और ये बाईपार्टाइट ग्राफ का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट होगा, है ना। सो ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा। एनीवे इसका आंसर क्या है? आंसर है आपके पास आंसर की? 25। 25 एक्चुअल आंसर है। अच्छा, सो ऐसे कुछ मैंने ऑप्शन बना दिया, मान लो 23, 22, 24, 25। तो हमें क्या करना होगा, एक तो जैसे, एक तो सबसे जैसे एक्सट्रीम केस ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ है कि हर प्रिंटर को हर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, है ना। तो वैसे फिर आपका 8 × 4 32 होता। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केबल्स हो गया ना, कि मैं हर कंप्यूटर को हर प्रिंटर से कनेक्ट कर दूं। तो टोटल मैक्सिमम 32 केबल्स लगेंगे, राइट। एक प्रिंटर को सबसे कनेक्ट कर दे, सो 32 मैक्सिमम लगेगा। लेकिन इसने ये कहा है कि मैं कोई भी 4 सेलेक्ट करूं तो वो क्या हो, वो 4 प्रिंटर से कनेक्टेड हो, एनी 4 यू चूज। सो अगर वैसे सोचे क्या होगा, तो वैसे जैसे अगर 8C4 का आंसर क्या आता है जी, तो ये तो लेंदी हो जाएगा नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 70। हाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। सो यहाँ से अगर आप करते तो सर ये, मैंने 8C4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, तो मुझे मतलब ये मैं तो सोच पाया था। नहीं लेकिन मैक्सिमम तो 32 ही चाहिए ना। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन ये नंबर ऑफ केसेस हैं, हमें तो बस एक 4 सेलेक्ट करना है और वो 4 से कनेक्टेड हो, ऐसा सोचना है। तो 4 चौके 16, ऐसे तो है कि एक केस में 16 होगा, है ना। तो नहीं 4 फैक्टोरियल ना 24 होगा, तो 6 चौक 24, 4 दूने 8, ये कितना आता है, 14 आ गया है, तो 14 आएगा। अरे 4 था ना, सॉरी, अगर 5 रह गया, 14 पंजे 70, तो ये 5 भी रहेगा ना, तो 14 × 5 70। नहीं ये तो, ये इस तरह से ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉजिक है ना, विल नॉट वर्क। तो क्वेश्चन क्लियर है ना सब? क्वेश्चन तो मुझे वही समझ आ रहा है कि सर 24 में अभी हो रहा है, फिर 25 आंसर क्यों है? हाँ वही तो, 24 आपका कैसे आया? सर 1 को 1 2 3 पे मैप करो, ठीक है। 2 को 2 3 4 में, हाँ। और 3 को 3 4 1 में, हम्म। और 4 को 4 1 2 में, और ठीक है। 5 के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। अगर हम सेम भी लेने की कोशिश करें, 1 और 5 के सेम है, 1 2 3 1 2 3, फिर इसके बाद
कोई एक और भी लेते हैं तो उसमें चौथा प्रिंटर भी कवर हो जा रहा है। हम्म तो 8 3 जा 24, एक को 3 में मैप कर रहे हैं हम। तो मतलब ये है कि हम कोई भी 4 कंप्यूटर चूज करेंगे तो वो चारों प्रिंटर से कनेक्टेड होगा, यही ना? हाँ 24 में ऐसा हो रहा है। तो वैसे अगर दो दो से करते तो क्या दिक्कत आता? मान लो जो 3 में किया आपने, अगर 2 में करते तो? सर 2 में हम ऐसा कर सकते, इसमें एक प्रिंटर छूट जाएगा। हम ऐसा सेट भी बना सकते हैं जिसमें एक प्रिंटर आए नहीं। अच्छा। हम्म ऐसे 4 कंप्यूटर का सेट बना सकते हैं जिसमें एक प्रिंटर नहीं है। पर अगर 3 3 का पेयर बनाते हैं तो उसमें आ रहे हैं सारे। तो 8 3 24 इस तरह से हो जाएगा इफ़ यू चूज दिस। तो एक को कम से कम 3 से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर हाँ की मैं आंसर जी 25 देखना पड़ेगा इसको। तो सर ये उसका क्वेश्चन नहीं है, हाँ, पीवाईक्यू का नहीं है। अच्छा पीवाई ने बाहर का ये है। पिजन होल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस मैंने आज मतलब 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अच्छा, तो उसमें से मुझसे 4 5 बन गए थे। बाकी फिर मैंने कुछ के आंसर्स देखे और ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर देख के भी कुछ समझ ये में नहीं अलग अलग जगह अलग अलग बता रहा है। ऑनलाइन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ तो ये कोई 20 बता रहा है, कोई 22 बता रहा है। एक सॉल्यूशन जहाँ 20 बता रहा है, ये क्या कर रहा है? इसने कहा है कि determine the number of connection needed to ensure any subset of 4 computer has access to all 4 printer. All 4 printer connect if any group of 4 computer has access. check if any group of 4 computer has, ये ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये लोग यूज कर रहा है, ग्रुप थ्योरी मैथ्स में आता है तो उसका कुछ है। तो ये पहला बता रहा है कि डिटर्मिन द नंबर ऑफ कनेक्शन नीडेड टू इंश्योर दैट एनी ग्रुप ऑफ 4 कंप्यूटर हैज एक्सेस टू ऑल 4 प्रिंटर। तो कह रहा है कनेक्ट द फर्स्ट 4 कंप्यूटर टू 4 प्रिंटर्स, तो 16 केबल्स यहाँ चाहिए। कनेक्ट ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 कंप्यूटर्स टू अ डिफरेंट प्रिंटर, 4 केबल्स वहाँ चाहिए। तो 16 + 4 20 केबल चाहिए, यहाँ पे ये है। तो ये लॉजिक बता रहा है अपना कि जैसे पहला 4 कंप्यूटर है तो इसको तुम चारों से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ना, इस तरीके से। और इसको भी चारों से कनेक्ट कर दो, और बाकी जो बचे हैं ना उसको कह रहा है कि एक एक से कनेक्ट करो। इससे, मान लो इसको इससे और इसको इससे। नाउ यू सेलेक्ट एनी 4 कंप्यूटर्स। अब कोई भी 4 कंप्यूटर चूज करो, देखो वो कनेक्टेड है चारों प्रिंटर से। कोई भी 4 चूज करके देखो, जैसे 2 3 4 5 ले लिया मान लो। हाँ हाँ सर हो रहा है। हो रहा है हाँ ना? सर पूरा है, यस सर। तो ये लॉजिक बता रहा है कि ना पहले 4 को चारों से कनेक्ट कर दो, 16 केवल यहाँ लग गए। अब बाकी 4 को तुम एक एक से कनेक्ट कर दो। अब तुम कोई भी 4 कंप्यूटर चूज करो, वो चारों प्रिंटर को कवर कर रहा होगा। ये है इस लॉजिक से। ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं ना, मतलब ये जो ग्राफ थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो कॉम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं कि लॉजिकली आप कैसे सोच रहे हैं। तो उसके अगर इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लॉजिक आपको बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। ये है। तो इस तरह सर से। और वो जो चेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हम्म उनका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, ऐसे मिल जाएगा। लोगों ने इतना रिसर्च किया हुआ, जनरल बना रखा है, उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ये जो रिसर्च मैथमेटिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले क्या कर ये तो करते हैं कि जितने प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहले प्रॉब्लम नंबर से केस में आता है, बाद में उनको जनरलाइज कर देते हैं, फिर जाके जनरल फार्मूला बना देते हैं, है ना? इस तरह से है। तो यस, वैसा है, आपको देखना पड़ेगा, वो स्टडी करना सर जैसे पड़ेगा। वो एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम्म इन अ चेस बोर्ड 8 into 8 है ना, हाँ। फिर उसमें वेरिएशन कर देते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 7 into 7 चेस बोर्ड। ऐसे तो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है कि मतलब 16 into 16 चेस बोर्ड। कुछ भी आ सकता है, तो तो अब सर इसका मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, वो हमें याद कर लेना हाँ, वो चाहिए। देखना पड़ेगा। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं ना, जो कोई पहला जो प्रॉब्लम पहली बार कोई सॉल्व होता है,
तो वही रिसर्च पेपर में जाता है, फिर वो पब्लिश होती है, फिर दुनिया पढ़ती है। इस तरह लोग यही काम, रिसर्च मैथ्स में इस तरह के रिसर्च होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बोले कि MNR नेचुरल नंबर है, तो M क्यूब इज इक्वल टू N³ प्लस R³। इस इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है ना। मतलब आप ऐसे 3 नेचुरल नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे जो इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो ये है ना, इसका थ्योरम का नाम है लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, आई थिंक फॉर्मेट थ्योरम है ना। सो ऐसा कुछ फॉर्मेट थ्योरम है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ क्या जैसे होता है। यस सर, ये नंबर थ्योरी का है। नंबर थ्योरी का है ना। तो इस तरह मतलब इस तरह के बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हो ना, बहुत सारे रिसर्च हैं, लेकिन आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा किसकी नीड है। अब यही एग्जाम में मान लो किसी एंट्रेंस में पूछ लिया ऑप्शंस में कि आपको दे दिया M² प्लस N² इज इक्वल टू R², या सर M⁴ प्लस N⁴ और R⁴ कौन सा पॉसिबल है, ऐसा पूछ लेगा। सर ये CMI में ही करता है। तो उसको आपको याद रखना, आपको याद हो, नहीं तो आप तो प्रूफ नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में। तो इतना इसको प्रूव करने में, इसका प्रूफ आई थिंक 1800 पेज का है शायद, और इसको प्रूव करने में उसको 10 साल लगे जिन्होंने प्रूव किया है ना। एंड्रयू वाइल्स उनका नाम है, वो 10 साल उनको लगा सिर्फ एक थ्योरम प्रूव करने में। और ये थ्योरम दिया गया था 1936 में, और इसका प्रूफ आया 1994 में। तो लगभग 1636 में, 1636 में, गूगल कर लो आप, पता चल जाएगा सब कुछ। तो 1636 में प्रॉब्लम आया, सॉल्यूशन आया 1994 में। लगभग 300 साल में कोई प्रूफ नहीं कर पाया इसको, और 300 साल बाद ये प्रूफ, मतलब फॉर्मेट थ्योरम देख के मर गए। अब बीच में बहुत सारे लोग ट्राई करते रहे प्रूफ, ट्राई करते रहे प्रूफ। एट द एंड जो है ना, क्या एंड्रू वाइल्स जो हैं, उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये प्रूव किया 1994 में, उनका प्रूफ एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरह सर से एक है। वो यूलर फर्मेट थ्योरम भी है, तो वो शायद फर्मेट की यूलर ने कंटिन्यू करी होगी, हाँ कंटिन्यू, तो इस तरह की उससे चीज़ें कुछ। हैं। तो मतलब जैसे हम लोग, आप लोग जिस लेवल पे हैं, तो वी कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। मैं आप कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे यही सब क्वेश्चंस हैं। अब कोई बच्चा मुझसे पूछ ले, मुझे बोले आप ये प्रूव करके दिखाओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि ये सब कुछ बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व्ड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आप बिगिनिंग लेवल पे नहीं कर पाओगे। इवन इसका प्रूफ आप देख लो रिसर्च पेपर में, तब भी आपको समझ नहीं आएगा, हमें समझ नहीं आएगा, समझने में सर 2 4 5 साल लगेंगे। ये लोग तो जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह रहे, इन लोगों ने तो बहुत कम टाइम में इतना कुछ कर दिया, और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम्म। सर हम बेसिकली कुछ गिने चुने टॉपिक का कुछ गिना चुना पार्ट में सालों लगा देते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ पाते। क्योंकि हम अकेले पढ़ रहे हैं ना, रिसर्च लाखों लोगों ने किया, डिफरेंट रिसर्च किया है, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च किए है ना। तो वैसे ही मतलब हजारों जिंदगियां लगी हैं चीज़ों को डिराइव करने में, हम अकेले तो सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना, ये चीज़ है। बट यही सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ेंगे जिसकी नीड है, तो नीड के हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। जब कोई बच्चा चाहता है दुनिया की सारी चीज़ें जान ले, तो उसके लिए उसको 200 400 500 जन्म लेना पड़ेगा, तब दुनिया की सारी चीज़ें जान पाएगा ना वो। क्योंकि इतने रिसर्च दुनिया में हो रहा है, तो कैसे आप एक जन्म में इतनी सारी चीज़ें देख जान लोगे आप। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब सर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कवरेज के बाहर है, जो हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है। प्रूफ इतना आसान नहीं होगा कई बारी चीज़ों का जी। सर तो मैथ्स को ऐसे ही लिया करें कि मतलब क्वेश्चन दिख गया और सॉल्व कर लो, ज्यादा से ज्यादा जैसे प्रैक्टिस कर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर है तो यही कर सकते हैं आप, कि जैसे आप तो स्टेटमेंट याद है ठीक है, नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म अगर याद है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कहना मतलब सब कुछ हम उस लेवल पर नहीं कर, लेकिन कोशिश करेंगे। ये है कि अब एग्जाम चूंकि आपके लेवल का है, तो वो एक्सपेक्टेड होगा कि क्वेश्चन आपके लेवल का ही आएगा। कुछ क्वेश्चन एक दो आउट ऑफ कवरेज हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन तो उसी लेवल का होगा जो हमारे लेवल है, जो उस जैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो उस लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। ये है। सर और वो जो एक टॉपिक होता है ना, जैसे बाइनरी बिट्स, मतलब एंड डेसिमल बेस 10, हाँ हाँ। सर ये मतलब इसके शायद एक ही क्वेश्चन देखा मैंने पूरे PYQ। तो ये कोडिंग में उसका यूज़ है, जो कोडिंग ना, अभी मैंने याद है आपने बता दिए, वाइट बॉम्बे मैंने पढ़ा था कि कोडिंग में इसका यूज़ है कि जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से डेसिमल में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप गूगल करते हो, आप बोलोगे उसको 21 का मुझे बाइनरी फॉर्म बताओ, वो क्विकली बता देगा। कैसे पता है उसको? क्योंकि उसको फीड किया गया, वो प्रोग्राम उसके अंदर लिखा गया है यस ना। सर। सो वो तो आप लोग जानते हो, तो मैं पीछे तो उसको सर प्रोग्राम फीड किया मतलब गया ये है। इजी टॉपिक है, इसको कन्वर्ट करना या ईजी है, छोड़ मुश्किल नहीं है, आप इजी कर सकते हो ना। बिट्स में और इस सब में जो कन्वर्ट करने का है, तो आप थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। यस सर। किया जा सकता है, आसान है। सर तो ये मैथ्स में कहीं है मतलब? हाँ हाँ, ये एक्चुअली थ्योरी तो मैथमेटिक्स का ही है, लेकिन जैसे मतलब ये तो कोडिंग में मैंने पढ़ा था, लेकिन ये आपको मिल जाएगा ना, ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये जो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाता है।
डेसिमल टू बाइनरी, ये स्कूल मैथमेटिक्स में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7th 8th 9th 10th क्लास के स्कूल मैथमेटिक्स में है ये टॉपिक, कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में क्या करना, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हम 2 बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और हैं, ऑक्टा डेसिमल, क्या क्या हेक्सा डेसिमल, इस तरह के फॉर्म्स हैं। तो बाइनरी और डेसिमल 2 है ना, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, हेक्सा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल और कई सारे हैं, तो उस तरह से है। तो मुश्किल है ये, थोड़ा सा आप स्टडी करो, इसके नोट्स डाउनलोड करके बुक से या नोट से पढ़ो। नंबर सिस्टम में ये टॉपिक आता है एक्चुअली, ये टॉपिक ना नंबर सिस्टम का है। तो उसमें होता क्या है, सब कोडिंग जब पढ़ाए जाते हैं तो आपको बोलता है कि प्रोग्राम लिखो कि मैं कोई भी एंटर करूं डेसिमल नंबर तो वो बाइनरी में आउटपुट दे, है ना, या मैं बाइनरी एंटर करूं तो वो डेसिमल में आउटपुट दे। तो उसका एक एल्गोरिथम होगा, फिर उस एल्गोरिथम पे आप कोड लिखोगे, फिर वो जैसे आप जो मैनुअली कर रहे हैं वो कंप्यूटर करेगा, है ना, ये चीज़ है। सर ये जो बीएससी और एमएस मतलब बीएससी है उसमें कोडिंग होती है? बीएससी में बहुत ना, मतलब कोडिंग तो रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो रहता ही, लेकिन उतना लेवल पे बच्चे सीरियस नहीं होते और टीचर भी वो नहीं करा पाते हैं, बट होती है। जैसे बीएससी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है तो उसमें प्रोग्रामिंग आर और जो पाइथन रहता ही है, उसमें भी मास्टर्स लेवल पे भी रहता है, लेकिन वो इंट्रोडक्टरी लेवल पे होता है तो बच्चा बस बेसिक पढ़ लिया छोड़ देता है उतना प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की चीज़ है ना, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना एक्सपर्ट होगा, बट होता है ये ना, ये है। इवन मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स है उसमें प्रोग्रामिंग कोर्सेज होते हैं हमारे टाइम में भी था, अभी भी है, लेकिन उतना सीरियस ना तो बच्चा लेता है ना टीचर लेता है, तो बस पास करने के लिए बच्चा पढ़ लेता है, ये है। ठीक है जी, और कुछ है बताइए। चलो फिर आज ये स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।